चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके विचार और आदर्श देशवासियों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पीएम ने ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनका जीवन राष्ट्रीय भक्ति, आध्यात्मिकता और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता है। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इस वर्ष महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षा और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शुक्रवार 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। शाह राजौरी जिले के डांगरी में हुए आतंकी हमले के घटनास्थल का दौरा करेंगे और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान शाह राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और राजभवन में कई डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अधिकारी जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को तैनात किया गया है। सरकार ने कहा कि पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और काफी राहत कार्य चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को यह जानकारी दी गई, जो जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे को देखने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जल्द समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रोहित ढंडरियाल ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस मुद्दे पर इसी तरह की एक याचिका उच्चतम न्यायालय में भी दायर की गई है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में संस्कृत के प्रचार प्रसार में अग्रणी हरियाणा संस्कृत अकादमी लगातार नए योजनाओं का क्रियान्वित करती रहती है। इसी कड़ी में क्रियान्वित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के प्रोत्साहन के लिए अकादमी द्वारा वर्ष 2021-22 के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 43,71,000 की राशि को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे हरियाणा प्रदेश में स्थित संस्कृत पाठशालाओं, गुरुकुलों और संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्राक्शास्त्री, विशारद शास्त्री और आचार्य कक्षाओं के चयनित 1,339 छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने आज पलवल में आयोजित मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल होकर शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा करने और देश प्रदेश की तरक्की में योगदान देने हेतु आह्वान किया व सरकार के 3000 दिन पूरे होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनता के लिए शासन के 3000 दिन आज पूरे हुए। नौकरियों में पर्ची खर्ची को तिलांजलि, डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर नकेल, अंतिम व्यक्ति के उत्थान, जन सेवाएं आपके द्वार, चंडीगढ़ के चक्कर काटने से मुक्ति और सुशासन की राह पर चलते हुए आज हरियाणा में भाजपा सरकार ने 3000 दिन पूरे कर लिए हैं। सभी प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी ट्वीट पर भी दी। सीएम ने कहा कि आज पलवल व फरीदाबाद जिले के सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों के साथ मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सुबह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हुड्डा ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की। इस दौरान हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जन आंदोलन का नाम दिया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज गुरुवार को पायल से शुरू होकर नेशनल हाईवे के जरिए लुधियाना के समराला चौक में संपन्न हो गया, जहां राहुल गांधी द्वारा रैली को संबोधित किया गया। इस दौरान उनकी जुबान पर लुधियाना का नाम छाया रहा और उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा बार लुधियाना का नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा कि लुधियाना को मैनचेस्टर जैसा बताया जाता है, लेकिन उनके मुताबिक मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है, क्योंकि मैनचेस्टर का कोई भविष्य नहीं है, जबकि लुधियाना का छोटा उद्योग देश की आर्थिकता को मजबूत करता है। राहुल
राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी व जीएसटी के फैसले की वजह से लुधियाना के छोटे उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगा हुआ है, लेकिन वो बड़े उद्योगपति लोगों को इतना रोजगार नहीं दे सकते। राहुल ने कहा कि लुधियाना के छोटे उद्यमी सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उनको राहत देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार दोबारा कोई योजना नहीं बनाई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को निकट देखते हुए आज पंजाब पुलिस की समूची फोर्स को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। चूंकि राज्य में ठंड व धुंध का मौसम चल रहा है और इसलिए डीजीपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकसी और बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि धुंध के मौसम में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार व नशीले पदार्थ भेजने की घटनाओं में पिछले कुछ समय से काफी तेजी आई है। चूंकि धुंध का मौसम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, इसलिए डीजीपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पुलिस अधिकारियों को बीएसएफ के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए कहा है। डीजीपी गौरव यादव ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए समूचे राज्य में पुलिस को नाकाबंदी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों फगवाड़ा में हुई घटना के बाद भी डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी के साथ महानगरों के पुलिस कमिश्नर व अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल में पूर्व वर्धमान जिले के केतुग्राम में बाइक सवार 2 ज्ञात हमलावरों ने तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि दुलाल शेख सुबह अमगड़िया बाजार में एक दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसे नजदीक से गोली मारी गई। अधिकारी के अनुसार शेख को समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शेख के बेटे ने इलाके में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिबंधित गुट के कुछ लोगों पर उसके पिता को धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कनाडा से एक बुरी खबर सामने आई है। यहाँ ब्रैम्पटन शहर में एक 33 वर्षीय पंजाबी महिला के लापता हो जाने की खबर सामने आई है। इसकी पहचान 33 वर्षीय अमनदीप सैमुअल के रूप में हुई है। पील रीजनल पुलिस ने इस संबंधित एक ट्वीट करके जानकारी दी। अमनदीप को आखिरी बार 7 जनवरी शाम करीब 7 बजे ब्रेमलिया रोड पर पीटर रॉबर्टसन बुलवार्ड इंटरसेक्शन नजदीक सफेद रंग की होंडा एसयूवी में निकलते हुए देखा गया था और इसके बाद से उसका अब तक कुछ पता नहीं लगा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में ठंडक ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 23 सालों में तीसरी बार इतनी भीषण ठंड पड़ी है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जैनामनी ने कहा कि दिल्ली में 3 से 9 जनवरी तक लगभग 5 दिन शीतलहर रही। मौसम विभाग ने बताया कि 3 से 9 जनवरी तक तापमान लगभग 2 से 4 डिग्री था। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि वर्ष 2000 से 2023 तक 3 से 9 जनवरी के बीच पिछले 23 साल में तीसरी बार इतनी ठंड पड़ी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 12 जनवरी को बारिश, बूंदाबांदी, बर्फबारी और 14 जनवरी को ठंड के दूसरे दौर की भी भविष्यवाणी की है। कोहरे के कारण विमानों और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई उड़ानें कोहरे के कारण प्रभावित हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर पिछले 24 घंटे में कोहरा छाया रहा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।